देखिए v इज इक्वल टू u प्लस क्या हो जाएगा भाई, क्या जगह प्लस हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था इसमें v स्क्वायर जो था वो माइनस यू स्क्वायर था, ये था ना v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस gs और g की वैल्यू क्या मिली? माइनस वन, ठीक है। और जो क्या नाम है, तो मैं कर देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी वो जीरो है। ये माइनस में, ये जब भी कभी स्क्वायर में कोई नंबर हो से पहले माइनस साइन हो तो स्क्वायर को खोलने के लिए ब्रैकेट में खोलो, इसमें गलती नहीं होगी। बिना ब्रैकेट के खोलोगे तो उसमें गलती होने के चांस, माइनस में स्क्वायर नहीं है तो माइनस अपनी जगह रहेगा। ये ध्यान रखने वाली, ये मैथ सिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आप मैथ्स में क्या गलतियां ना करें। जो आप मैथ्स आमतौर से इंग्लिश में गलतियां मैथ्स की नॉलेज की, मैथ्स की उसकी वजह से होती है कि मैथ्स में गलती कर देते हैं, वो फिजिक्स में भी गलती हो जाती है। तो क्या हो गई? 49 इंटू 49 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 9.8 इंटू एच, यहाँ एच था तो ये माइनस समेत पूरा बीच नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, 9.8 का ऊपर 10 आ जाएगा। 49 2 था, ये 2 आ जाएगा तो 49 इंटू 10 490 हो गया अपॉन 4, ये आंसर आएगा। अब p यहाँ से निकलेगा, v की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल टू u कितना है? g कितना है? माइनस 9 और t की वैल्यू कितनी है? t को निकालना है तो कितना होगा? 49 माइनस 9.8 इंटू t। ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, ये किसी व्हाट इज नीचे जाएगा प्लस होगा ना सर, जब नीचे जाएगा तो टाइम दूसरे वापस आएगा तो प्लस में नहीं लगेगा जी। नहीं, टाइम तो पहले एक तरफ का निकालेंगे, जी की वैल्यू ऊपर जाते हुए माइनस होगी ना, ऊपर का टाइम निकाल रहे हैं हम। कौन सा टाइम निकाल रहे हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस जी। v कौन सी वैल्यू है? फाइनल। u कितना है? 49 और g की वैल्यू ऊपर कितनी होगी? माइनस 9.8। क्या बताइए? लेट मी चेक। सर सही चल रहा है, सही है। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक। क्योंकि ये आंसर प्लस में आ रहा है और टी फिर माइनस में निकलेगा। एक मिनट, ये अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। माइनस 9.8 ये उधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 49, ये उधर आके प्लस हो जाएगा। मैं माइनस कर रहा था, टी को बिना ध्यान दिए, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो माइनस नहीं होगा। क्या होगा? माइनस 49.8 आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 49 माइनस 9.8 टी, तो टी कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 9.8, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, 98 कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा, नीचे कैंसिल हो गया, 2 आगे कैंसिल हो गया, क्या बनेगा आंसर? 5। तो टी एम कर लो, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये 49 है किधर ले जा सकते हैं? माइनस क्या? ये 49 है हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये माइनस कौन 49 लेकिन 11 में लेके जा, माइनस 9.8 टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 9.8, 49 की जगह। आ रही बात समझ में? तो टाइम टू रीच टू मैक्सिमम हाइट इज टाइम रीच फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, वो कितना होगा? याद रखेंगे आप? नहीं, टाइम टू रीच फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, वो भी कितना होगा?
5 सेकंड। क्यों? तो टाइम ऑफ गोइंग एंड टाइम ऑफ कमिंग विल बी इक्वल। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टू रीच टू ग्राउंड, टू रीच टू, पूरा सेंटेंस लिखा लो, टू रीच टू ग्राउंड कितना होगा? 5 + 5 कितना होगा ये? इसमें जो चीज सीखने की है वो ये है कि एक तो ये याद रखो कि जो जाते हुए हमारी स्टार्टिंग वो थी वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट भी 0 थी। अब वो वापस जब आएगा उसी रास्ते से, रास्ते से ही, और उसी तरह जैसे जी की वैल्यू घटी थी इसी तरह से जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो जब ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो फाइनल उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी जिससे वो ऊपर गएगा। अगर वो यहाँ पे पिछले पार्ट में भी था वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द रिटर्न जर्नी, तो जाते हुए कितनी वेलोसिटी थी? 49 मीटर पर सेकंड। जब वो वापस अपनी जगह पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी? वही वेलोसिटी हो जाएगी। कितनी? 49 मीटर पर सेकंड। और जितना टाइम उसने जाने का लिया था, डिस्टेंस वही है, स्पीड वही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसी स्पीड उसी हिसाब से बढ़ रहा है, वो घट रहा है, तो आने का टाइम भी वही लगेगा। तो जाने का टाइम 5 सेकंड था, आने का टाइम, टोटल टाइम पूछे तो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस पूछे कितना हो जाएगा? है टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 245 टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस ऐड करिए 245 कितना हो जाएगा? 122 into 2, 122.5 into 2 कितना हो जाएगा? 245। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे और 5-6 चीजें पूछ सकता है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग अप, तो एक ही रास्ते में स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस कितना था? 122.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 122.5 मीटर। वहां से आते हुए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -122.5। क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ऊपर जाते हुए अगर हम प्लस मान रहे हैं तो नीचे आते हुए माइनस लेंगे, -122.5 मीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है, दोनों को ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट का मेन फॉर्मूला क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। टाइम कितना हो जाएगा? जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होगा। वजह समझ में आ गई क्यों सेम होगा? क्योंकि जिस जी की जिस वैल्यू से वो ऊपर जाते हुए घट रहा था उतनी वैल्यू से नीचे आते हुए उसी हिसाब से बढ़ेगा। और ये याद रखना एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे, अगर मान लो किसी पॉइंट पे उसकी स्पीड जो है वो 49 की जगह 30 रह जाती है, उसी पॉइंट पे जब वापस आएगा तो उसकी स्पीड 30 होगी। समझ में आया नहीं है कितनी स्पीड होगी उसकी? तो इसीलिए जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वहां से स्टार्ट करते हुए कितनी स्पीड थी? 49 मीटर पर सेकंड। जब वो वापस ग्राउंड पे पहुंचेगा तो स्पीड कितनी होगी उसकी? 49 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड यहाँ थी यहाँ से ऊपर आ गया, अब यहाँ मैक्सिमम हाइट थी, जब ये वापस जाएगा उसी स्पीड पे आ जाएगा जहां से वो जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत सारी हैं, इसमें टीचर पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और इसमें जो मेन गलती होती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड आपने 9 पॉइंट जो भी आपने निकाला है, कितना निकाला है? 120.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर साइड उसको अक्सर लोग वही लिखते हैं, डिस्टेंस सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम। जाते हुए डिस्प्लेसमेंट प्लस ले रहा हूं तो आते हुए, और अगर जाते हुए माइनस ले रहा हूं तो आते हुए प्लस, साइन बदल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव डिस्टेंस वो लेते हैं मैग्नीट्यूड का साइन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक तरफ का साइन अगर प्लस है तो दूसरी तरफ का अपोजिट जर्नी में वो साइन क्या हो जाता है? क्यों? वजह
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बदल जाए तो साइन भी बदल जाता है। बात समझ में आ गई? पहले प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू। इवन देन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। और ये सारे क्वेश्चन घर पे एक दफा करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड दे आर हैप्पी टू कॉन्सेप्ट इन हायर क्लासेस। वहाँ भी जाके आपको अगर आपने साइंस की तो इट विल हेल्प यू हेल्पफुल। और वहाँ पहुँचने में वहाँ कर जाके आप साइंस छोड़ ना लो, यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ जो आप पढ़ रहे हो सही पढ़ो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ पढ़ो। अब हमारा अगला सवाल है, अगला चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। क्या? वर्क एंड एनर्जी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं रख पढ़ूँ इसे? हाँ जी, ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वर्क एंड एनर्जी। अब सवाल वर्क का होता है, वर्क किसे कहते हैं? फिजिक्स में सोशल लाइफ के अंदर इसकी मीनिंग अलग अलग होती है। वर्क होता है किसी को कोई काम दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक दरबान को खड़ा करके गेट के ऊपर, जब तुम्हारा काम है किसी को अंदर बताने के लिए। अब कोई पूछेंगे दरबान क्या कर रहा है, क्या कहोगे? मैं काम कर रहा है, मैं उसको काम पे लगा रहा हूँ। वो चाहे काम खड़ा होने को। समझ में आई बात? लेकिन फिजिक्स के अंदर वर्क जो है उसकी कुछ कंडीशंस है और उसकी दो कंडीशंस है। क्या है? वर्क जब भी माना जाएगा जब फोर्स के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स नहीं लगाई, वर्क भी नहीं माना जाएगा। फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे। फोर्स की डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में लेंगे तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। अगर वर्क फोर्स लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अगर फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट मूव तो वर्क जीरो होगा। नहीं आ रहा हमें एक दिन के लिए नहीं निकालूंगा, कम से कम 10 दिन के लिए निकालूंगा। तो वर्क करना काम सोशल लाइफ में किसी को काम दे दिया तो ठीक है, यहाँ बैठ जाओ निगरानी करो। अब बैठा हुआ बेचारा तो सोशल लाइफ के हिसाब से वर्क करा, आपने ड्यूटी दे रखी, कोई भी ड्यूटी उसको वर्क के काम में लगा, चाहे वो खड़ा हो अपनी जगह। लेकिन फिजिक्स में वर्क कब माना जाता है? जब under the influence of a force an object moves in the direction of force. If the object moves in the opposite direction of force तो वो नेगेटिव वर्क माना जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करते तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तो, और अगर किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो जो डिस्प्ले उसके रूल हैं, वेक्टर के जो रूल हैं उसके हिसाब से वो डिस्टेंस निकालेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में कितना मूव करे। फॉर एग्जाम्पल आप जो हो, मैं आपको बता रहा हूं कैसे दो पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकल लगती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर यहां कोई चीज ना हो तो वो सीधा ग्राउंड पे आएगा, परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या होगा? परपेंडिकुलर। पॉइंट फोर्स को हम लोग फर्क बताया। ये पॉइंट फोर्स क्या है? इट इज ए परपेंडिकुलर फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। और क्या नाम है, वेट क्या था? वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स है जो किस डायरेक्शन में लगती है? दोनों परपेंडिकुलर फोर्स। अब अगर यहाँ पे आपने एक स्लाइड प्रोडक्ट दिया, कोई भी स्लाइड चीज, कोई भी तख्ता, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे आएगा। अगर तख्ता नहीं होता तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ये सीधा परपेंडिकुलर आता, तख्ते की वजह से वो इसके ऊपर से होता हुआ आएगा। अब यहाँ पे दो डिस्टेंस हो गए, कुछ हिस्सा नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है
फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है कि वो आप दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में होता है वर्क उससे निकलता है, और ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप लोग मान लो ये 5 मीटर, ये क्या नाम है 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो फिजिक्स में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालोगे तो 5 मीटर निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालोगे कितना निकलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है ना ये फॉर्मूला। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना निकलेगा 5। तो वो यहां से जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस 4 मीटर माना जाएगा, चाहे वो ऐसे आए और चाहे वो डायरेक्ट आए। फोर्स चले रही है नीचे को परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो 4 मीटर है। अब वो किसी स्लाइड के थ्रू नीचे आ रहा है तो एक्चुअल डिस्टेंस 5 मीटर का है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाएगा। वो कितना होगा, वो 4 ही मीटर रहेगा। कितना रहेगा वो 4 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वर्क जो है ये जब माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा क्योंकि पीछे लोग बैठे गड़बड़ ना हो जाए। अब मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, दीवार के ऊपर कितना वर्क हुआ, क्यों? सही आंसर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में मोशन नहीं था, डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। वर्क जब भी माना जाएगा जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस रिमूव हो। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब बिना फोर्स के वो चीज मूव कर रही है, वहां भी वर्क नहीं होगा। तो वर्क जो है बेसिकली जो वर्क का फॉर्मूला है मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड निकालने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इनके प्रोडक्ट से अमाउंट ऑफ वर्क निकलता है। अगर इनमें फोर्स 0 है तो टोटल आंसर 0 होगा, वर्क भी 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी आंसर F इनटू 0 F है, लेकिन D की वैल्यू 0 है डिस्प्लेसमेंट की, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है 0। ये डॉट लगा के करना, ये क्रॉस मत लगाना। अगर कहीं लगा तो उसको हटा देंगे, क्योंकि जो वर्कर क्वांटिटी है उसको हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि इसमें क्रॉस लगा के मल्टीपल का मतलब कुछ और होता है और डॉट लगा के मल्टीपल का मतलब कुछ और होता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी, वर्क की कोई डायरेक्शन और उसको मेंशन करने के लिए डॉट लगाते हैं। आपको पूछेगा मैंने 10 यूनिट वर्क का यूनिट जूल आगे चल के आप पढ़ेंगे। अब आपने कहा जी मैंने 10 जूल वर्क करा है, तो उसमें कोई नहीं पूछेगा कि डायरेक्शन में करा है, इसको करा है वेस्ट को करा है, ऊपर जाते हुए करा है नीचे आते हुए करा है, कोई नहीं पूछेगा। वर्क वर्क होता है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और वेक्टर क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड की पोजीशन में आती है तो जो रिजल्टेंट जो आंसर निकलता है उसमें डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उनके दोनों के फॉर्मूले अलग है। तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो डायरेक्शन के साथ हमें आंसर चाहिए और उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो हम क्रॉस लगा के करते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप। और बिना डायरेक्शन के अगर हमें आंसर जो चाहिए उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दैट इज रिलेटेड टू हायर क्लास, 11 में जाके पढ़ेंगे आप, बहुत हायर में। देखिए यहाँ पे F इनटू 2, अब इसको डिफाइन कैसे करें? अब वर्क के तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको दी। Whenever a force act on an object moves in the direction of force, then it is said work is done. डेफिनेशन ही वही कहा जाता है वर्क हुआ है। फोर्स लगी और फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मूव करा तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। बिना फोर्स के मूव कर रहा है देयर इज नो वर्क। फोर्स लग रही है, मूव नहीं कर रहा फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इवन देन वर्क इज 0। मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन के
मैथमेटिकल वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे आपने डेंसिटी की डेफिनेशन डिफाइन की थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट और रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर्मूले से जो हम लेते हैं। जैसे फोर्स की डेफिनेशन की मास इनटू एक्सेलरेशन, या यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी, मास एक्सेलरेशन क्या नाम है वेक्टर क्वांटिटी नहीं, या डॉट और क्रॉस दोनों लगा सकते हैं। डॉट और क्रॉस का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तब अगर स्केलर आंसर चाहिए तो डॉट लगाएंगे, और वेक्टर आंसर चाहिए डायरेक्शन के साथ चाहिए तो क्रॉस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर और एक स्केलर है, इसलिए डॉट और क्रॉस दोनों में से कोई भी लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स की थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल डेफिनेशन, जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में क्या लाए? चेंज लाए। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या कि फोर्स इज क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन? फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड acceleration produced in the object due to that force. Acceleration, it is a product of mass of the object and acceleration. लेकिन उसको एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Acceleration of the object produced due to that force. It is a product of mass and acceleration. आपने ये तो बोल दिया प्रोडक्ट है, लेकिन mass of the object, it is a product. प्रोडक्ट हमने पहले ही बोल दिया, product of mass of the object and acceleration of the object. में कौन सा acceleration? Produced by the force in that object. जब जिस फोर्स से एक्सप्रेशन हो वो एक्सप्रेशन उस फोर्स से जो एक्सप्रेशन हो वो लेंगे। अगर एक्सप्रेशन किसी और फोर्स से हो रहा है और आप कोई और से फोर्स निकालना है तो ये एक्सप्रेशन काउंट नहीं होगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कहलाती है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन वर्क की क्या होगी आप फॉर्मूला देख के बताएंगे। अब टोटल प्रोडक्ट दो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, अभी मैंने बताया आपको। तो जो डॉट से लगा के प्रोडक्ट है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट है। तो सिंपल डेफिनेशन, इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क? इट इज ए स्केलर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा वर्क जो आंसर निकल रहा है वो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और डायरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी तो डॉट लगा के करते हैं उसमें। अच्छा, हायर क्लास में एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे मैथ्स की बुक में, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट। बात बोलिए कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि डायरेक्शन इन्वॉल्व। हायर क्लास में क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे? इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड displacement in the direction of force. Displacement due to that force. Due to that force. तो डेफिनेशन क्या हो जो हाई क्लास में पढ़ेंगे? इट इज डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको डॉट लिख देगा बड़ा सा गोल सा ऐसा। तो क्या करें? डॉट प्रोडक्ट करने की क्या बोलो? Scalar product. It is a scalar product of force acting on the object and अब dot करने की जरूरत नहीं, and displacement of the object। आगे कौन सा displacement? In the direction of कौन सी डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? जैसे इस केस में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर का है, लेकिन फोर्स जो है ऐसे नहीं लग रही थी, फोर्स ऐसे लग रही है परपेंडिकुलर है। फोर्स की डायरेक्शन में जो उसमें डिस्टेंस मूव कर रहा है तो वो हाइट से नापा जाएगा। देखो फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, वो डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, जबकि यहाँ था तो 5-4 मीटर दूर था। तो जब वो जमीन पे आएगा तो कितना एक्चुअल डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा? तो 4 मीटर की हाइट पे था, जमीन पे आएगा तो कितना होगा? 4 मीटर भी आएगा। तो सिंपल सी एग्जांपल है कि आप जो है वो एक टावर पे चढ़ना है सीढ़ियों के जरिए। टावर जो है वो 80 फीट ऊपर है, 80 फीट या 80 मीटर जो भी है, जीरो से चल रहा है, जीरो इज ग्राउंड। अगर आप दोबारा ग्राउंड पे आएंगे, चाहे सीढ़ियों से आए और चाहे रस्सी से रखे आए, जब आप ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे टॉप से, जहां टॉप का डिस्टेंस 80 था, जब ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट आपने किया? जाते हुए कितना डिस्प्लेसमेंट था? 80।
ग्राउंड से टॉप पे जो वापस आएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 80 होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, टोटल ही पूछ रहा हूं, आने का डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो फोर्स की डायरेक्शन, अब मुझे कोई ऐसे एग्जांपल बताइए जहां पे फोर्स तो लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। बताइए कोई एग्जांपल। क्या अभी बड़ी होगी एग्जांपल? अच्छा चलो, वेट जो लगता है, वेट इज द फोर्स, वो किस डायरेक्शन में लगता है? परपेंडिकुलर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? अब एक आदमी कुली सर पे वजन रखे 10 kg का 10 न्यूटन का वजन रख के वो चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल प्लेन जमीन के ऊपर स्ट्रेट जा रहा है। जबकि उस पर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। बात समझ में आया? तो पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस जब माना जाएगा जब वो नीचे को आए या ऊपर को जाए, या अगर वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, वो स्ट्रेट जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? फोर्स परपेंडिकुलर नीचे लग रही है, वो स्ट्रेट चल रहा है, वो 10 मीटर स्ट्रेट चला, लेकिन ये जो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब भी माना जाएगा जब वो या तो नीचे आए पॉजिटिव, ऊपर जाए तो नीचे आते फोर्स पॉजिटिव, ऊपर जाते हुए नेगेटिव, डिस्टेंस स्पीड कम हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ना वो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रेट जा रहा है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? जब नीचे ना गया ना ऊपर गया, स्ट्रेट है वो, तो इसका मतलब ना वो ऊपर गया ना नीचे गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो चल रहा है, वेट भी है, लेकिन ग्रेविटेशनल वर्क 0 होगा। कौन सा वर्क? ग्रेविटेशनल वर्क 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उस डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट मूव नहीं करा। उस डायरेक्शन में कब डिस्प्लेसमेंट मूव करता? जब वो या तो नीचे आता, चाहे वो सीढ़ियों से आए नीचे या कैसी आए। अब मान लो यहाँ सीढ़ियां लगी हुई, अब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, तो आ तो आए ना नीचे, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस तो चल रहा है, लेकिन जब हम वर्क निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क, तो फोर्स हमें मालूम है जो कि उसका वेट होगा। मान लो 10 न्यूटन का वेट है, तो फोर्स आप 10 ले लेंगे, यानी वेट जो है फोर्स के बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो 10 न्यूटन है तो आप 10 लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा? जो फोर्स की डायरेक्शन में हो, वो कौन सा होगा? स्ट्रेट यानी वर्टिकल, और ये वर्टिकल नहीं आ रहा, तो कौन सा डिस्टेंस होगा? ये वाला डिस्टेंस। अगर मान लो इस जगह पर है तो वो ये डिस्टेंस लेंगे हम, ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे। फोर्स की डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है, नीचे तो आया है, लेकिन ये डिस्टेंस कुछ और है, और ये डिस्टेंस अब ग्राउंड पे हम पहुंच जाए, फिजिक्स के मैथ्स के रूल के हिसाब से 4 मीटर है यहाँ तक, और ये जो तख्ता है ये 5 मीटर का है, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 5 मीटर है, क्योंकि 5 मीटर वो चला है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो कितना मीटर होगा? 4 मीटर। तो वर्क जो निकलता है वो उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क नहीं निकलेगा। तो व्हाट इज वर्क? इट इज ए डेफिनेशन, एक छोटी डेफिनेशन है। व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट moves, displaces, क्या? In the direction of force लिखना तो होगी। Then it is said work is done. Then it is said तो work हुआ है। अब आप ये भी इंक्लूड करना चाहते हैं मैथमेटिकली, वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन। मैथमेटिकली इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। अब जब खाली प्रोडक्ट मत कहिए, उसमें थोड़ा सा आप स्केलर वर्ड ऐड कर दें, क्योंकि
जब हम वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि वो मल्टीप्लाई दो तरह से होता है कि फाइनल आंसर में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है और कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होता। तो डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व में तो हम क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला अलग है, और क्रॉस डॉट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं। ये दोनों अलग अलग वेक्टर थे, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करा तो फाइनल रिजल्ट जो आया वो वेक्टर नहीं, वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात? हम खत्म कर रहे हैं, तो दोबारा से इसको फिनिश कर रहा हूँ कि पहला वर्क की डेफिनेशन देंगे, क्या थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि whenever a force acts on an object and object moves in the direction of force, then it is said work is done. It is said. Exact definition, mathematical definition को इससे निकलेगी। What is mathematical definition? It is mathematical definition क्या होगी? It is dot product मत लिखिए, स्केलर प्रोडक्ट लिखिए, बात एक ही है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हाई क्लास में आप लिखिए कोई प्रॉब्लम पड़ेगा, यहाँ पर आप स्केलर लिखिए। It is a scalar product of force and तो डिस्प्लेसमेंट कुछ फोर्स की डायरेक्शन के अलावा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना है? जो फोर्स की डायरेक्शन है। अब आपसे कोई पूछे कि पुली जो है अपने सर पे वेट लेके जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो व्हाट विल बी द वर्क? ग्रेविटेशनल वर्क बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वर्क हुआ है वो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? एक सेकंड, ग्रेविटेशनल वर्क की जो फोर्स वर्क होगा क्या होगा? जीरो। क्यों? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, but the displacement in the direction of gravitational force is zero. Therefore, work will also be zero. ये बात समझ में आ गई?